गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम चैप्टर हमारा 6 चैप्टर चल रहा है जल संसाधन वाला, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जल के गुणों का ह्रास। जल की बढ़ती हुई मांग, जनसंख्या बढ़ने से, जल में आने वाली कमी से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। जल की गुणवत्ता क्या होती है? जल की शुद्धता और अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल है। यानी जो जल बिल्कुल साफ होता है, जिस पे कोई भी बाहरी रासायनिक पदार्थ नहीं पाए जाते, विषैले पदार्थ नहीं पाए जाते, उसे हम जल की गुणवत्ता कहते हैं। साफ सुथरा जल होता है वो जल। बाहरी पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। जब जल के अंदर रासायनिक पदार्थ मिक्स हो जाते हैं, उद्योगों से आने वाला जो जल है, विषैला जल, जब नदियों में जाकर गिरता है तो दूसरे नदियों के जल को भी विषैला कर देता है, और बहुत सारे विषैले पदार्थ जल के अंदर मिल जाते हैं तो जल जहरीला हो जाता है। जल के गुणों में कमी आती है। इस तरह से जो जल होता है वो मानव के उपयोग का नहीं होता। विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं। वे जल में घुल जाते हैं अथवा जल में निलंबित हो जाते हैं। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के गुणों में कमी आती है। और इस तरह का जल जो होता है वो वनस्पति को भी नुकसान करता है और उससे मनुष्यों को भी नुकसान होता है। जहरीले जल से बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। देश में गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। ये नदियां प्रदूषित क्यों हैं? क्योंकि इन नदियों के आसपास जो शहर बसे हुए हैं, उन शहरों में एक तो जनसंख्या ज़्यादा है, दूसरा वहाँ उद्योग बहुत लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इन नदियों के अंदर लोग कूड़ा फेंकते हैं और उद्योगों का विषैला जल भी इनके अंदर आकर मिलता है, जिसकी वजह से ये नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं। जल को प्रदूषण से बचाने के लिए जल का संरक्षण और प्रबंधन करना चाहिए। जल में मिलने वाले रसायनों को उसे बचाना चाहिए, उसमें ना मिल पाए। ये देखिए, इस मानचित्र में दिखाया गया है कि किस तरह से गंगा और यमुना नदी का जो क्षेत्र है भारत के अंदर, दिल्ली यमुना नदी के ऊपर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये जो शहर हैं, ये नगर बसे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उद्योग अधिक हैं और यहाँ का जो जल है ये प्रदूषित हो गया है। यहाँ पर बता रखा है अच्छी गुणवत्ता वाला पानी और निम्न गुणवत्ता का पानी दिल्ली के पास यमुना में, और इसके अलावा निम्न गुणवत्ता का पानी कहाँ पर है? जहाँ पर वाराणसी, ये इस जगह पर जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, और ये भी औद्योगिक क्षेत्र है, और यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। और यहाँ पर अच्छी गुणवत्ता, जहाँ पर ये हरिद्वार के पास, यहाँ ऊपर जहाँ पर नदी की शुरुआत होती है उत्तराखंड में, यहाँ पर नदी की गुणवत्ता अच्छी है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, नदी की गुणवत्ता ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इलाहाबाद भी दिखा रखा है। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में नदी की गुणवत्ता की कमी है। जल संरक्षण और प्रबंधन, क्योंकि जल जो है प्रदूषित बहुत ज़्यादा हो रहा है, जल के अंदर बहुत ज़्यादा विषैले पदार्थ मिलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। विलवणीकरण द्वारा सागर और महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता उसकी अधिक लागत के कारण नगण्य हो गई है। जो सागरों और महासागरों का जल है, उसके अंदर जो लवण पाए जाते हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है विलवणीकरण प्रक्रिया के द्वारा, जिससे जो जल है, पीने योग्य जल है, वो उपलब्ध हो रहा है, लेकिन ज़्यादा अधिक लागत के कारण ये भी हमें दिखाई नहीं दे रहा कि हमें इससे भी जल प्राप्त होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लागत बढ़ गई है जल की, जिसकी वजह से जल में कमी आती जा रही है। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए और प्रभावशाली नीतियाँ और कानून बनाने चाहिए, जिससे कि
जल का संरक्षण किया जा सके और जल बचत तकनीकी और विधियों को अपनाना चाहिए जल संरक्षण के। इसके लिए कई प्रकार की विधियां अपनानी चाहिए, जैसे प्रदूषण से बचाव के प्रयास करने चाहिए और जल संभर विकास, जो जल भूमिगत जल है उसको बचाने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां, जैसे कुएं खोदना, तालाब बनाना, इसे कहते हैं जल संभर विकास, जिससे वर्षा का जल उन कुओं और तालाबों में, खड्डों में इकट्ठा होता जाए, जिससे वो जल धीरे धीरे भूमि के अंदर जा सके और जिससे भूमिगत जल जो है उन्हें उसका चक्रण हो सके, भूमिगत जल दोबारा से भूमि के अंदर जा सके। इसे हम वर्षा जल संग्रहण भी कहते हैं। वर्षा के जल को इकट्ठा करना, जल के पुण्य चक्रण और पुण्य उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जैसे कि हम जल को दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। वर्षा के जल को यदि हम अपने छतों के ऊपर इकट्ठा कर लें तो उसके बाद उसी जल से हम वॉशिंग में उसे यूज़ किया जाए, धुलाई में, कार की धुलाई, बागवानी में अगर उसे हम यूज़ करें तो जल जो हम पीने योग्य जल है उसे बचा सकते हैं। इसके अलावा वर्षा जल के अलावा जो हमारे घर के अंदर जो धुलाई का जल है, वॉशिंग का जल है, उसे बागवानी में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम जल की बचत कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके भूमि के अंदर के जल को कम से कम निकाला जाए और वर्षा के जल को भूमि के अंदर जाने के स्रोत बनाए जाएं, जैसे कुआं, तालाब, झीलें, खड्डे खोदना, इस तरह से कुंड बनाना। ये सारे क्या हैं? ये भूमिगत जल को दोबारा से प्राप्त करना, दोबारा से मेंटेन करना, उसकी विधियां हैं। जल के प्रदूषण का निवारण, क्योंकि जल का प्रदूषण बढ़ रहा है तो इसलिए उस प्रदूषण के निवारण की भी योजनाएं बनानी चाहिए। उपलब्ध जल संसाधनों का तेज़ी से निम्नीकरण, मतलब उसमें प्रदूषण बढ़ना है, उसका जो लेवल है डाउन हो रहा है। जल है हमारे पास लेकिन प्रदूषित जल है, तो सबसे पहले हमें जल के प्रदूषण का निवारण करना चाहिए। देश की मुख्य नदियाँ के प्राय पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों तथा कम बसे क्षेत्रों में तो जल की गुणवत्ता अच्छी है। जैसे मैंने अभी आपको मैप में भी दिखाया था कि गंगा नदी और यमुना नदी का अच्छी गुणवत्ता का जल कहाँ पर है? उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में दिखाया गया है। जहाँ पर कम बसे क्षेत्र हैं वहाँ पर तो पहाड़ी क्षेत्रों में और कम बसे क्षेत्रों में वहाँ पर जल की गुणवत्ता पाई जाती है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों में किया जाता है, जिसके साथ ये जल धीरे धीरे कहाँ से अववाहिकाओं के साथ, मतलब नालों में और नालियों के द्वारा, फिर ये जो कृषिगत उर्वरक और कीटनाशक दवाइयाँ जो कृषि में पाई जाती हैं और घरेलू ठोस पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, और उद्योगों का जो स्राव होता है, रासायनिक जो जितने भी रासायनिक पदार्थ, विषैले पदार्थ होते हैं, ये नदियों में जाकर फिर मिल जाते हैं नालियों और नालों के द्वारा, और नदियों में प्रदूषकों का जो संकेंद्रण होता है और इसकी वजह से जो जल है धीरे धीरे पीने योग्य नहीं रहता, प्रदूषित हो जाता है। इस तरह से सबसे पहले हमें जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। जल प्रदूषण रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा जल के प्रदूषण को रोका जा रहा है। और अलग अलग स्टेशन बनाए गए हैं जहां पर जितने भी जल के प्रदूषण हैं उनको दवाई डालकर उनको साफ़ किया जा रहा है इस तरह से। और इसके अलावा दिल्ली और इटावा के बीच जो यमुना नदी है, यमुना नदी जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं, जैसे अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुराई में काली और अड्यार, कुओम, हैदराबाद में मूसी और कानपुर में और वाराणसी में गंगा नदी है, जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदियां हैं। भौम-जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातुओं और फ्लोराइड और नाइट्रेट से संकेंद्रण हो रहा है। इसमें क्योंकि भूमिगत जल जो है उसका लेवल डाउन होता जा रहा है, भूमि के अंदर से हम जल निकाल रहे हैं लेकिन वापस वो नहीं जा पा रहा,
जिससे भूमिगत जल जो है उसका स्तर नीचा होता जा रहा है। और साथ साथ जो विषैले पदार्थ हैं भूमि के ऊपर भी पाए जाते हैं, बहते हुए जल के अंदर भी पाए जाते हैं। धीरे धीरे वो भूमि के अंदर जाते जा रहे हैं विषैले पदार्थ, जिसमें फ्लोराइड और नाइट्रेट जो है वो अधिक मात्रा में है, जिससे भूमिगत जल में जल की जगह अब फ्लोराइड और नाइट्रेट्स ज़्यादा मिलते हैं, जिससे भूमिगत जल भी विषैला होता जा रहा है। इस जल प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए गए। जैसे जल अधिनियम 1974 में प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये जो है पूरी तरह से नहीं लागू हो पाए। लोगों ने इस नियम को नहीं फॉलो किया और इसलिए इस नियम के कार्यान्वित नहीं हो पाया। इसके बनाने के बाद भी 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग लगे और नदियों और झीलों के किनारे स्थापित हुए। क्योंकि पहले तो उन्होंने अधिनियम बनाया लेकिन उसे अच्छी तरह से फॉलो ना किया, और फिर भी उन्होंने क्या करा, इतने सारे उद्योग 251 उद्योग जो है नदियों और झीलों के किनारे लगाए गए। और इसके बाद जल उपकर अधिनियम 1977 में इसका उद्देश्य था प्रदूषण कम करना, और इसके भी सीमित प्रभाव हुए, जिससे जल को महत्व नहीं दिया गया और उसका प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी हमें उद्योगों का जो विसर्जन है, जितना भी उसमें अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, उनको रोकना होगा और सही ढंग से, प्रभावशाली ढंग से उसको कहीं और भेजना होगा, कहीं और उसका ठिकाने लगाना पड़ेगा, जिससे कि जितने भी जल के स्रोत हैं उनमें इसे ना विसर्जित किया जा सके, ताकि जल जो है साफ़ सुथरा रहे, उसका प्रदूषण रुक सके। और इसके अलावा घरेलू जो जितने अपशिष्ट है उनको भी जल के अंदर नहीं डालना चाहिए, जिससे जल प्रदूषण को रोका जा सके। इसके साथ साथ जल का पुण्य संरक्षण और पुण्य चक्रण और पुण्य उपयोग करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया है, जल का पुण्य उपयोग कैसे कर सकते हैं। जितने भी हमारे वर्षा का जल है, इसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितने ये जल अपशिष्ट पदार्थों से जल है, शोधित अपशिष्ट जल, इसको साफ़ करके जितने अपशिष्ट पदार्थों वाला यानी उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जो जल में मिलते हैं, तो बाद में उस जल को फिर से साफ़ किया जाए, उस जल को उद्योगों में फिर से यूज़ किया जाए। जैसे शीतलन के लिए अगर उद्योग में कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है, जो जैसे पानी डलता है, मोटर जितने मशीनी है, मशीनों को ठंडा करने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। अग्निशमन जो होते हैं उसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है, बॉयलर्स वगैरह लगे होते हैं, तो उसके अंदर जो पानी चाहिए होता है वो वही वाला पानी फिर से यूज़ किया जाए। जो विषैला जल साफ़ किया जाता है उसको उद्योगों में फिर से यूज़ किया जाए। इससे जल पर होने वाली लागत को हम कम कर सकते हैं। और इसी प्रकार नगरों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को हम धुलाई में यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग में या बागवानी में यूज़ कर सकते हैं।